अभी तक हम लोगों ने लेंस की क्षमता, लेंस वगैरह के बारे में पढ़ा था, उसके परिपाटी के बारे में पढ़ा था, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब आज हम लोग पावर ऑफ लेंस देखेंगे क्या होता है। तो बात करें यदि लेंस के पावर की, ठीक है, तो इसे कहते हैं 1/फोकस दूरी, ठीक है। यानी लेंस की क्षमता कैसे निकालेंगे, तो 1/f से निकालेंगे, जहाँ पे f क्या होगा, मीटर में होगा। यदि वहीं पे f को जब सेंटीमीटर में लेना है तो वहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 100/f, ठीक है। होता क्या है, तो लेंस कोई भी हो, कितना वह अभिसारित या अपसारित कर सकता है प्रकाश को, वही उसका पावर कहलाता है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता हेडिंग डाल लीजिए, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस लिखेंगे। लिखेंगे लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या इनवर्स टू the focus of the lens. The power of lens is inverse to the focus of the lens. लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। लिख लेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ब्रैकेट में लिख लेंगे मीटर, ठीक है। लेंस की क्षमता यदि मीटर में रहेगी, लेंस की फोकस दूरी यदि मीटर में रहेगी तब ये कंडीशन है। उसी के नीचे लिख देंगे 100/, फोकस दूरी इन सेंटीमीटर, यह है लेंस की क्षमता। लिख लीजिए। लिखेंगे इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इट्स यूनिट इज डायोप्टर। लेंस की क्षमता किस में होती है, डायोप्टर में होती है। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए यदि कोई बहुत ही बड़ा लेंस है, ठीक है। ये बड़ा लेंस क्या करेगा, ये किसी ऐसे कर्व का भाग होगा जो बहुत बड़ा खोखला गोला होगा, ठीक है। बहुत बड़ा यदि गोला होगा तो उसकी फोकस दूरी भी बड़ी होगी। इसकी बड़ी दूरी होने के कारण होता क्या है, ये लाइट रेज को ना, इसका फोकस दूरी भी बड़ा होगा, क्योंकि इसका रेडियस भी बड़ा है तो फोकस दूरी बड़ा है, तो ये लाइट रेज को बहुत ही दूर ये अभिसारित करेगा, ठीक है। अब वहीं एक छोटा लेंस हो, कोई छोटे लेंस की क्या खासियत होती है, ये छोटा लेंस है, ये लाइट रेज को तुरंत अभिसारित कर देगा वहीं बगल में ही, ठीक है। यदि कितना भी लाइट रेज हो उसको तुरंत वहीं बगल में ही वो अभिसारित कर देगा। तो ये इसकी क्षमता ही है ना, जितना इसका कम फोकस दूरी है उतना ही ये ज़्यादा उसको अभिसारित कर दे रहा है, तुरंत ही नज़दीक से नज़दीक उसको अभिसारित कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है लाइट रेज को, ठीक है। अब वहीं देखिए ये बहुत बड़ा है लेंस, इसकी फोकस दूरी बड़ी है, तो ये क्या कर रहा है, बहुत दूर, थोड़ा दूर है ना, ये डिस्टेंस थोड़ी दूरी पे है, ठीक है। इतना दूर उसको अभिसारित कर रहा है। और जबकि ये छोटा वाला लेंस देखिए यहीं पे
जस्ट बगल में ही उसको अभिसारित कर दे रहा है। तो जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसका पावर ज़्यादा होगा, वो बहुत ही जल्दी उसको अभिसारित कर देगा, कन्वर्ज कर देगा लाइट रेज को। इसीलिए हम ये कहे हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है ना वो फोकस दूरी के क्या होती है, इन्वर्स होती है, ठीक है, व्युत्क्रम में होती है। और वही ये मीटर में है फोकस, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 फोकस दूरी इन सेंटीमीटर लिख देंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट था पावर का। इसका मात्रक क्या है, मात्रक भी मैंने बता दिया, डायोप्टर है, ठीक है। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे उदाहरण में देख लीजिए, नीचे दोनों उदाहरण पूछा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो देखिए 50 सेंटीमीटर है ना, फोकस दूरी किस में है, सेंटीमीटर में है। तो पावर क्या होगा, पावर होगा 100 फोकस दूरी इन cm सेंटीमीटर। तो 100/50 = क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर, ठीक है। ऐसे बहुत ही, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के बारे में, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो प्रतिबिंब कितना मैग्नीफाइज कर सकता है वो कौन बताएगा, वो उसका रेखीय आवर्धन बताएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, यदि कोई भी इमेज है, ठीक है, इमेज यदि ऑब्जेक्ट से 2 गुना बढ़ जाए, ठीक है, ये मान लीजिए 2 मीटर का हो, इमेज बन जाए 4 मीटर का, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैग्निफिकेशन की क्षमता बता रहा है, ठीक है। कोई 8 मीटर का भी बन सकता है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, उस लेंस में मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, मैग्निफिकेशन इस पहले वाले लेंस से इसमें डबल हो रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके साइज ऑफ द लेंस के, ठीक है। जितनी दूरी पर ये बनेगा उतना ही बड़ा इमेज भी होगा, ठीक है। तो ओ से ऑब्जेक्ट के साइज को बताते हैं, आई से इमेज के साइज को बताते हैं, ठीक है। ओ से किसी वस्तु है उसका लंबाई बताएंगे, और आई से किसी वस्तु प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई को बताएंगे। यू से क्या बताएंगे, यू से जितने दूरी पे वस्तु रखी गई है वो है, और वी क्या है, वी जितने दूरी पे वो प्रतिबिंब बन रहा है वो है, ठीक है। तो चाहे I/O करिए चाहे V/U करिए, आपको जब भी रेखीय आवर्धन निकालना होगा तो वो हो जाएगा M = I/L। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, हेडिंग लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, वह किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने गुना बड़ा इमेज बना सकता है, यही उसका क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। तो लिख लेंगे लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज, the ratio of length of image to the length of object
लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ लेंस is known as linear magnification of the image is known as linear magnification of the image। लिख लेंगे ये रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये लिख लेंगे। हो गया हो तो कंफर्म करें। अब बात करते हैं कला संबद्धता की। ठीक है, कोहेरेंसी क्या होती है, कोई जानता हो तो बताए। कला संबद्धता ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए हमने बताया था कोई भी वेव होता है, ठीक है, उसके किसी भी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन और पोजीशन को जानने के लिए जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फाई यानी फेज। ठीक है, हिंदी में उसी को हम लोग बोलते हैं कला। मान लीजिए उसी समय जस्ट उसी समय कोई दूसरा भी वेव वहीं से गुजरे और उसका भी वही पोजीशन और वही सेम डायरेक्शन हो जाए ना, तो उन दोनों फेज को क्या हुआ एक बार और बता दें। ठीक है, कई बार हम बताते हैं, उसके कोई दो राय नहीं है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई भी एक वेव जा रहा है। ठीक है, इस वेव के बारे में यदि कोई भी सूचना आपको लेनी है तो कैसे लेंगे। ये वेव कहाँ जा रहा है, पर्टिकुलर पोजीशन पे उसकी क्या डायरेक्शन है, यदि इसे आपको निकालना होगा ना तो इसको हम लोग निकालेंगे फाई से। इसको किससे बताएंगे हम लोग, फाई से। फाई क्या है, फेज है। फेज मतलब क्या होता है, वो तो मैं देखते ही गायब हो गए तुम्हारे। और फेज मतलब क्या होता है, कला होता है। इसी समय पे यदि जस्ट इसके बगल में, ठीक है, कोई दूसरा भी वेव इसी के साथ गुजार दिया जाए तो उसकी भी सेम फेज होगी या लगभग सेम फेज होगी, उसकी सेम डायरेक्शन होगी या लगभग में सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि उसको भी उसी प्रकार का ही सोर्स से निकलना पड़ेगा। ठीक है, तभी ना उसके साथ ही जा पाएगी, या उसके लगभग बगल में कोई ऐसा सोर्स हो जो एकदम सेम डायरेक्शन में चले, जो लगभग उसकी सेम एम्पलीट्यूड हो, आयाम हो। मान लो ये रेड कलर का है कोई भी लाइट, वहीं बगल में येलो कलर की लाइट है, तो तब तो वो दोनों साथ में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मान लीजिए रेड वाला ऐसे चला है तो येलो वाला हो सकता है ऐसे चले। ठीक है, या हो सकता है येलो वाला ऐसे चलने लगे, तो वो लगभग सेम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक ही कलर का यदि सोर्स है, एक ही साथ दोनों वेव्स निकल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों की एक ही जैसे कला हमें प्राप्त होती है। ठीक है,
और जब दोनों वेव की एक ही कला मिलेगी, फेज मिलेगी, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह एक कला संबद्ध स्रोत है। ठीक है, और वे दोनों वेव जब सेम डायरेक्शन में सेम पोजीशन पे होंगे ना, उसे हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट, यानी कला संबद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे कोहेरेंसी यानी कला संबद्धता। कोहेरेंसी कला संबद्धता। कोहेरेंसी यानी कला संबद्धता। मैं भी जा रहा क्या है कला संबद्धता? लिखेंगे जब दो प्रकाश स्रोत एक समान तरंगदैर्ध्य तथा आयाम का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जब दो प्रकाश स्रोत एक समान तरंगदैर्ध्य तथा आयाम का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो उनमें परस्पर नियत कलांतर होता है। when the two light source emits the light of the same wavelength and amplitude, when the two light source emits the light of same wavelength and same amplitude and there is a constant phase difference between them, एवं उनमें परस्पर नियत कलांतर होता है, and there is a constant phase difference in between them, तब वे कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तब वे कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। Then these are called coherent source. तब वे कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और इस घटना को कला संबद्धता कहते हैं। और इस घटना को कला संबद्धता कहते हैं। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज कोहेरेंसी। तो ऐसा हो सकता है कि जब सेम लाइट सोर्स दो जगह से इमिट हो और उनमें सेम फेज हो, ठीक है, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लोग कोहेरेंट प्रकाश स्रोत कहते हैं।
कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये होगा कैसे? ये होगा तब जब लगभग समान तरंगदैर्घ्य और समान आयाम वाले दो प्रकाश के तरंग एक साथ चल रहे हों। ऐसे एक साथ कब चलेगा? जब दोनों एक ही कलर के हों, ठीक है, और लगभग उसी के बगल से ही वो निकल रहा हो, तो वो कला संबद्ध हो जाएगा। नहीं तो बाकी यदि किसी दूसरा आ रही होगी आवाज़, कभी कभी नहीं जाएगी। कंफर्म करिए आवाज़ ना आ रही हो तो। किसी को नहीं आ रही है क्या? किसी को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, कभी कभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू रह रहा है, ठीक है। अब आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही हो तो कंफर्म करें। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कला संबद्धता के लिए मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई भी लाइट सोर्स है, ठीक है, एक ऐसे तरंग को निकाले और एक ऐसे तरंग को निकाले, तो ये तो दोनों कला संबद्ध नहीं हो पाएगा ना, भले ही बगल से निकले। इसकी देखिए आयाम इसका इतना है, ये एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ देखिए इसका इतना है, ठीक है। वहीं पहले वाले का देखिए आयाम इतना ही है, लेकिन वेवलेंथ देखिए इतना ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है इसमें? वेवलेंथ अलग हो जा रहा है और एम्पलीट्यूड भी अलग हो जा रहा है। रेड और ग्रीन में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है कि वे दोनों कला संबद्ध हो सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी बात आए कला संबद्ध स्रोत यानी कोहेरेंट सोर्स की, वहाँ ये अपने मन से मान जाइएगा कि दोनों सेम कलर के लाइट होंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि लाइट तो वाइट कलर में होता है, उसमें सारे कलर के प्रकाश होते हैं, तो नहीं। जब हम लोग कभी केस स्टडी करेंगे किसी भी स्पेसिफिक फिनोमिना के बारे में, तो हम उसमें से सारे कलर हटा देंगे, ठीक है। जैसे उसमें मान लीजिए येलो कलर भी रहे, ग्रीन कलर भी रहे, उस सबको हटा करके केवल एक ही लाइट कलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दो कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाले लाइट रेज या कोहेरेंट लाइट की जहाँ बात हो कला संबद्ध, तो वहाँ पे समझ जाइएगा केवल एक ही कलर के लाइट की बात हो रही है, ठीक है। रेड होगा तो रेड, येलो होगा तो येलो, ग्रीन होगा तो ग्रीन, ठीक है। दोनों में सेम कलर के लाइट रेज जाएंगे, ठीक है, तभी वो कला संबद्ध हो सकते हैं, तभी उसमें कोई भी फिनोमिनन हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। या तो ऐसे कला संबद्ध हो सकता है, या तो एक और कंडीशन हो सकता है कला संबद्धता का। मान लीजिए एक ही लाइट है, उसी से निकल रहा है, इसी को आगे चल कर के हम दो लाइट सोर्स बना लें, ठीक है। मान लीजिए दो छेद हो गया कहीं पे, यदि कोई वाल है, इस वाल में यदि दो छेद हो गया, तो इससे भी निकलने वाला जो लाइट होगा, इससे जो निकलने वाला लाइट होगा, वो भी सेम एम्पलीट्यूड का होगा, ये भी सेम एम्पलीट्यूड का होगा। तो इसमें आगे चल के कहीं कला संबद्धता देखी जा सकती है, ठीक है। तो या तो दो लाइट सोर्स हो, दोनों लगभग सेम एम्पलीट्यूड का प्रकाश उत्पन्न करे, ठीक है, या तो दोनों किसी एक ही लाइट सोर्स से निकल रहे हो लाइट, लेकिन चूँकि दो उसको अलग अलग जगहों पे छेद मिल गया, छिद्र मिल गया, तो वहाँ से वो दो अलग अलग प्रकाश स्रोत की तरफ व्यवहार करने लगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में ही
ये कला संबद्धता आप देख सकते हैं, ठीक है, कोहेरेंसी देखने को मिलेगी। तो लिखेंगे कला संबद्धता दो प्रकार की होती है। कोहेरेंसी इज ऑफ टू टाइप। कला संबद्धता दो प्रकार की होती है। कोहेरेंसी इज ऑफ टू टाइप्स। कला संबद्धता दो प्रकार की होती है। कोहेरेंसी इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? पहला लिखेंगे स्पेशियल, आकाशीय कला संबद्धता। लिखेंगे स्पेशियल यानी आकाशीय कला संबद्धता। तो आकाशीय कला संबद्धता क्या होता है? यदि मान लीजिए कोई लाइट सोर्स चल रहा है, ठीक है, उसके आकार पे ये निर्भर करता है। आकार का क्या मतलब है कि ये कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है, और कितने टाइम में ये कितना दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो यानी कला संबद्ध जो ऐसा हो जो स्पेस पे डिपेंड करे और टाइम पे डिपेंड करे, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे आकाशीय कला संबद्धता। कितना स्थान वो ले रहा है और कितने समय में वो उतना स्थान ले रहा है, यदि इस पे हम लोग बात करेंगे ना, तो उसे हम लोग आकाशीय कला संबद्धता कहते हैं। यानी एक ही सेम लाइट सोर्स के बगल में दूसरा भी लाइट सोर्स सेम कोई एनोटेट ना करे, ठीक है। क्या बच्चे नहीं ना हो तुम लोग? अब मैं बार बार एनोटेशन ऑफ करूँ, हैं? चलो कोई बात नहीं। तो लिखेंगे आकाशीय कला संबद्धता। लिखिए स्पेशियल कोहेरेंस। लिखेंगे जब तरंग गति की दिशा के लंबवत, जब तरंग गति की दिशा के लंबवत, जिधर तरंग चल रहा है ये इसकी गति की दिशा होती है, उसके लंबवत। जब तरंग गति की दिशा के लंबवत माध्यम के किसी तल पर दो बिंदुओं के आयामों पर विचार करते हैं, तो यह आकाशीय कला संबद्धता कहलाता है। हाँ, जब तरंग गति की दिशा के लंबवत माध्यम के किसी तल पर दो बिंदुओं के आयामों पर विचार करते हैं, तो यह आकाशीय कला संबद्धता कहलाता है। जब तरंग गति की दिशा के लंबवत माध्यम के किसी तल पर दो बिंदुओं के आयामों पर विचार करते हैं, तो आकाशीय कला संबद्धता कहलाता है। When we consider the amplitude of 2 point, when we consider the amplitude of 2 point perpendicular to the
perpendicular to the wave motion when we consider the amplitude of 2 points perpendicular to the wave motion in the plane of medium is known as स्पेशल कोहेरेंस। तो कोई भी तरंग चल रही है, इसकी डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन इसके डायरेक्शन के लंबवत इस माध्यम में यदि किन्हीं दो बिंदुओं पर विचार किया जाए, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, तो दोनों उसके आकार प्रकार सब पे इसके लंबवत सारा आ जाएगा। ठीक है, सारे के बारे में जब नोटिफाई करेंगे हम, उसके बारे में कंसीडर करके जब हम लोग कला संबद्धता देखेंगे तो उसे हम लोग आकाशीय कला संबद्धता कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यह स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। मान लीजिए सोर्स बड़ा होगा तो इससे वेव भी जो निकलेगा वो भी बड़ा होगा, उसमें दो पॉइंटों के बारे में हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यह स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। इट इज़ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सोर्स। दूसरा लिखेंगे टेम्पोरल या कालिक कला संबद्धता। टेम्पोरल कोहेरेंस या कालिक कला संबद्धता सेकेंड हेडिंग डालेंगे। अब ये वो देखिए, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो स्पेस टाइम पे डिपेंड कर रहा था और ये टाइम पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको कालिक, काल मतलब समय होता है, कालिक कला संबद्धता या टेम्पोरल कोहेरेंस बोलते हैं। तो लिखेंगे जब तरंग की गति की दिशा में जिधर तरंग चल रहा है, ठीक है, उसी के दिशा में, ठीक है, उसी के अनुदिश, परपेंडिकुलर नहीं, उसी के अनुदिश यदि विचार हो तब की बात हो रहा है कि एक सेकंड में वो कहाँ पे है, दूसरे सेकंड में वो कहाँ पे है, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, आयाम वगैरह से कोई मतलब नहीं, उसके साइज पे कोई मतलब नहीं कि सोर्स कितना बड़ा है छोटा है। ठीक है, उसी तरंग के दिशा के अनुदिश यदि किसी बिंदु पे विचार किया जाए कि दूसरा वाला वेव यहीं पे रह रहा है, 2 सेकंड बाद यहाँ पे हो रहा है, तो यानी वो कला संबद्ध है। ठीक है, केवल इतना ही उसमें देखते हैं। तो लिखेंगे जब तरंग की गति की दिशा में माध्यम के तल के अनुदिश दो बिंदुओं के आयामों पर विचार करते हैं तो यह कालिक कला संबद्धता कहलाता है। तो यह दो बिंदुओं के आयामों पर विचार करते हैं तो यह कालिक कला संबद्धता कहलाता है। When we consider the amplitude of 2 points, when we consider the amplitude of 2 points
in the direction of wave motion is known as टेम्पोरल कोहेरेंस। तो यह कालिक कला संबद्धता कहलाता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? तो एक वर्णीयता पे। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। लिखेंगे यह तरंग की एक वर्णीयता पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द मोनोक्रोमेटिसिटी। क्या लिखेंगे? मोनोक्रोमेटिसिटी। यह तरंग की एक वर्णीयता पर निर्भर करता है। यह तरंग की एक वर्णीयता पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ द वेव। क्या होता है एक वर्णीयता? तो मैंने बताया था ऐसे। पहले तो लाइट कैसे होता है? ढेर सारे उसमें कलर होते हैं, ठीक है। लाइट तो ढेर सारे कलर से मिलके ही बना है, उसमें तमाम सारे कलर होते हैं। लेकिन यदि हमको पर्टिकुलर उसमें से कोई एक कलर चाहिए, तो यदि प्रिज्म से या कैसे भी ले करके हम उसमें से केवल एक कलर को निकालें, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं उसको? मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब भी बात की जाए मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो हम जान जाएंगे कि इसमें प्रकाश के सारे रंग नहीं है, उसमें केवल एक ही कलर है, ठीक है। जिसमें प्रकाश का केवल एक ही कलर का लाइट निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, ठीक है। अक्सर आप देखे होंगे लेज़र वगैरह में। अब लेज़र को प्रकाश ये प्रिज्म से गुजारेंगे थोड़ी ना, वो लेज़र कई प्रकार के रंगों में बदलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो केवल और केवल सूर्य से आने वाले प्रकाश ही, सूर्य से जो प्रकाश आएगा वही प्रकाश केवल और केवल सारे रंगों में बदलेगा, ठीक है। बाकी सारे कलर नहीं बदलेंगे। तो दोनों हम लोग समझिए, एक आकाशीय कला संबद्धता था और एक टेम्पोरल था। आकाशीय वाले में क्या था? तो ये साइज पे डिपेंड करेगा, कहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है इसके साइज पे डिपेंड करेगा। कैसे पता चलेगा? तो जब कोई भी लाइट जाएगा उसके परपेंडिकुलर हम अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा ना उसका कितना समय में वो कितना ज़्यादा जगह स्पेस कवर कर रहा है। इसीलिए उसको आकाशीय या स्पेशियल कोहेरेंस बोलते हैं। इसमें